क्या कहने। अब जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया कि जितने भी गरीब मजदूर अपने राज्यों का रुख कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं वो उनके किराए का और उनके खान पान का जिम्मा उठाएगी। अब जाके केंद्र सरकार होश में आई है। पीएम केयर्स में आप न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं। यही बात नहीं, देश के सामने इतनी ढेरों मिसालें हैं जहां एक मां अपने बच्चे को कंधे पर लादे। न जाने कितने बुजुर्ग सड़कों पर चल रहे थे। 40 से 50 लोग इसी तरह से सड़कों पर चल के मर गए। इतने दिनों ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आती रहीं और केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा। मगर जैसे ही कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि जितने भी गरीब अपने घर जा रहे हैं, कांग्रेस उनके टिकट से लेकर उनके खान पान के लिए पैसा देगी, तब जाकर यह केंद्र सरकार होश में आती है। क्या आपके अंदर इतनी सी भी संवेदना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया गया था वो कितना संवेदनहीन है। आपकी स्क्रीन पर 11C, इसे पढ़िएगा। पहले मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं और बाद में मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा। The local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways। यानी कि जो लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, राज्य सरकारें जो हैं उन्हें टिकट्स देंगे और उन्हीं पैसेंजर्स को टिकट्स देंगे जिनका नाम उन्होंने क्लियर किया है। और जो पैसा इनसे इकट्ठा होगा वो जाएगा केंद्र सरकार को, यानी कि भारतीय रेलवेज को। अब तक तो आपने यह फरमान जारी किया हुआ था, मगर जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये ऐलान करती है, उसके बाद केंद्र सरकार का दिल पसीजता है और फिर वो ये ऐलान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने क्या कहा था। हमने जानबूझकर यह फैसला लिया कि लोगों से टिकट के पैसे लिए जाएंगे ताकि सिर्फ जरूरतमंद ही ट्रेन का इस्तेमाल करें। एक बार आप फ्री कर देते हैं तब हर कोई सफर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है और ऐसे में इन्हें कोरोना वायरस के लिए स्क्रीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र सरकार से, क्या इस वक्त जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्या वो मजाक के लिए वापस जाना चाह रहे हैं? अगर शहर, अगर राज्य उनके देखभाल का, उनके रहन सहन का अच्छा इंतजाम करती तो ये लोग क्यों अपने घर के लिए जाते? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह वादा किया था कि कम से कम 7 से 10 लाख लोग आपके स्वागत के लिए अहमदाबाद में होंगे। करोड़ों रुपए खर्च किया गया था इसके लिए। क्या आप जानते हैं मोटेरा स्टेडियम में जो हजारों की भीड़ जमा हुई, इन सबको 5 स्टार होटल का खाना दिया गया था, कैप्स दिए गए थे, पानी की बॉटल्स दी गई थीं। मगर गुजरात के अंदर जो उड़ीसा का मजदूर फंसा हुआ था वो त्राहिमाम मचा रहा था। वो लगातार मिन्नतें कर रहा था कि हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं लोग। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्या कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है। अपनी जिम्मेदारी आप नहीं समझते हैं, मगर सारा ठीकरा जो है आप फोड़ना चाहते हैं किसके ऊपर? या तो तबलीगी जमात के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। आपके स्क्रीन पर यह है डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस से नेता हैं और इन्होंने राज्य सरकार को एक चेक दिया कि जो लोग अपना पैसा खर्च करके अपने गांव जा रहे हैं, मैं उन्हें फाइनेंस करने को तैयार हूं, यानी कांग्रेस उन्हें फाइनेंस करने को तैयार। और उसके बाद राज्य सरकार ने शर्मिंदा होकर किराया माफ किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इतनी संवेदनहीन आखिर हो कैसे सकती है? मैं जानता हूं आप लोग में से कई लोग कहेंगे भाई ये कांग्रेस राजनीति कर रही है। यकीनन, और मैंने ये सवाल उठाया है और कुछ कांग्रेस के नेता मुझसे भी कह रहे थे कि भाई ये राजनीति नहीं है, ये संवेदना है, ये संवेदनशील सोच है। यकीनन, मगर जब एक राजनेता ये करता है तो जाहिर सी बात है उस पर उंगलियां उठना लाजमी है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ, और गौरव वल्लभ से मैंने पहला सवाल यही किया है कि कांग्रेस ने भी जो अपनी तरफ से ये घोषणा की है, ये राजनीति है या गरीब मजदूरों के लिए दिल में दर्द? अविशाल जी, जो आपने पहला प्रश्न पूछा, ये कोई सियासत नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ कांग्रेस है।
ये स्पिरिट ऑफ इंडिया है। स्पिरिट ऑफ इंडिया क्या है? मानव सेवा, मानव धर्म। आज हमारे शहरों को 24/7 सर्विस मिल रही, किसके कारण मिल रही है? इन श्रमिकों के कारण, इन कामगारों के कारण। और इन कामगारों को 3 घंटे का, 3.5 घंटे का नोटिस देके लॉकडाउन चालू कर दिया जाता है। पिछले 40 दिन से ना उनके पास काम है, ना उनके पास धान है, ना उनके पास दवा है, ना उनके पास अपने घर जाने का कोई साधन है। और अब जब साधन, ट्रेनें चल रही है, तो उनसे किराया वसूला जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप 8,000 करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ कर सकते हो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का, तो इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आपको किराया लेना पड़ेगा। और ना केवल किराया, स्पेशल चार्ज। ये स्पेशल चार्ज का समय नहीं है इस आपदा में। ये समय है जब हम हमारे मेहनतकश कामगारों को, श्रमिकों को स्पेशल ट्रीटमेंट दें। दूसरा सवाल मेरा गौरव वल्लभ से यह है कि भाई केंद्र सरकार, जैसे कि आपने रेलवे बोर्ड चेयरमैन की बात सुनी, केंद्र सरकार तो यह कह रही है कि हम फ्री में इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि लोग जो हैं वो भीड़ करने लगते रेलवे स्टेशंस में, इसलिए हमने फ्री नहीं किया। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभिशार जी, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि सरकार ये दलील दे रही है कि ये फंड, ये पैसा भाड़ा इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति जरूरतमंद हो वही ट्रेन का सफर करे। अब आप बताओ, इससे बचकानी बात क्या कर सकते हैं? सरकार को क्या लगता है इस आपदा में हम लोग एक शहर से दूसरे शहर घूमने के लिए जाते हैं क्या? लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाएं। और अभी भी मैं बोलता हूं, कांग्रेस की कर्नाटका की जो यूनिट है उसने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, भारत का हर व्यक्ति, जैसा उसका यथासंभव उसका सामर्थ्य है, एक एक पैसा जोड़कर इन मजदूरों को निःशुल्क हम उनके जहां वो काम करते हैं वहां से लेके जहां के वो रहने वाले हैं, निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करवा के रहेंगे। क्योंकि हम पीएम केयर या इस तरह के फंड की बात नहीं करते, हम इंडिया केयर की बात करते हैं। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार सारे तर्क इन गरीबों के लिए देती है, मगर उससे पहले आप इस मां की, इस युवा मां की तस्वीर देखिए, वो किस तरह से अपने कंधे पर अपने बच्चे को ले जा रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, ये 30 सेकंड का क्लिप है, आप खुद देखिए। अरे बाप, कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहां जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है? ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। आ जाओ बेटा। सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? इस वीडियो को देखने के बाद आज मेरे कुछ सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से। सवाल नंबर 1, 68,607 करोड़ बैंक डिफॉल्टर्स का जो बकाया होता है वो तो आप माफ कर देते हो, मगर गरीब के किराए में आनाकानी। सवाल नंबर 2, राष्ट्रपति भवन के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा है, मगर गरीब के लिए आनाकानी। जी हां, क्या आप जानते हैं कोरोना संकट के बीचों बीच यह प्रोजेक्ट लाया गया था, 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। सबसे पहली बात, जो दिल्ली का यह खूबसूरत हिस्सा है यह बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसे हटाने की कतई जरूरत है, क्योंकि यह निहायत ही खूबसूरत है। अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो मैं नहीं जानता हूं इसका क्या चेहरा हो जाएगा। मगर आपने इस योजना को स्वीकृति दी, वो गैजेट याद है आपको? स्वीकृति दी बीचों बीच कोरोना के। मानो आप देश की जनता की नाक रगड़ रहे हो। और क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपका बिका हुआ मीडिया यह सवाल आपसे नहीं करने वाला, तो जनता तक यह मुद्दा ही नहीं पहुंचेगा। इसके बाद मेरा अगला सवाल, पीएम केयर्स में लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं, मगर गरीबों तक यह पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा? आखिर क्यों? जब कांग्रेस दखल देती है, जब कांग्रेस इस तरह का मास्टर स्ट्रोक लेके आती है, तब जाके आप नींद से जागते हैं। इसके बाद मेरा अगला सवाल, प्रधानमंत्री के लिए 2 जेट खरीदे गए और उनकी कीमत है 8,458 करोड़, मगर गरीब अगर मुफ्त में सफर करना चाहता है तो उसमें आपको दिक्कत होती है। मैं फिर से उस गरीब औरत की आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो अपने कंधे में अपने मासूम बच्चे को ले जा रही है। ये वो तस्वीर है।
केंद्र सरकार इस तस्वीर को बार बार देखे और देखे कि वो अपनी तरफ से किस तरह की संवेदनहीनता कर रही है। आप बताइए ना, क्या यह मुद्दा नहीं है? और दूसरी तरफ जहरीली मीडिया। आपको याद होगा, एक महान पत्रकार ने सोनिया गांधी से पालघर लिंचिंग के बारे में सवाल पूछा था। हालांकि वो सवाल जो है महाराष्ट्र पुलिस से किया जाना चाहिए था, उद्धव ठाकरे से किया जाना चाहिए था। सवाल सोनिया गांधी से किया गया था। मगर आज वे तमाम मुद्दे उभर कर आ रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार की साफ तौर पर इनसेंसिटिविटी दिखाई दे रही है। किसने सवाल किया है केंद्र सरकार से? कौन सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? कोई नहीं कर रहा है। तो क्या यह सवाल पूछे जाएं जरूरी नहीं है? मुझे याद है, वैसे मैं आपको एक खबर बता दूं, क्या आप जानते हैं कि इस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? क्योंकि बांद्रा में जब यह भीड़ जमा हुई थी तो इसके अंदर भी इस पत्रकार ने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया था। बांद्रा में चूंकि एक मस्जिद थी, लिहाजा उसने यह कह डाला कि यह मस्जिद है इसलिए यह भीड़ जमा हुई है। लिहाजा अब इस पत्रकार पर मुद्दे को सांप्रदायिक मोड़ देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। मगर अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है मानेसर का, हरियाणा के मानेसर का, जहां बीजेपी की सरकार है। यहां आप देख सकते हैं जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं वो खुद को रजिस्टर करने के लिए यहां जमा हुए हैं। और देखिए, जैसे दरवाजा खुलता है भीड़ किस तरह से भागती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस तस्वीर के पीछे मीडिया ने किसी मस्जिद को ढूंढने की कोशिश की? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को शर्म आ गई? बताओ ना, क्या यहां पर कोई मस्जिद ढूंढने की कोशिश की? अब यह तस्वीर देखिए, यह है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अरविंद। यहां पर आप देख सकते हैं यह शख्स उस किचन में थूक रहा है जहां पर गरीबों के लिए खाना तैयार हो रहा है। थूकने की वो तस्वीरें जिसका कोई ताल्लुक कोरोना वायरस से नहीं था, वो हमारे मुख्य धारा की मीडिया ने मुसलमानों पर उंगली उठाते हुए बाकायदा चलाई। मगर आज की तारीख में इस छुड़भैये बीजेपी एमएलए के खिलाफ बोलने की हिम्मत, इस पर राष्ट्रवादी डिबेट करने की हिम्मत किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि महोदय बीजेपी के एमएलए हैं, क्योंकि महोदय गुजरात से हैं, और गुजरात मॉडल पर आखिर किसकी हिम्मत हो सकती है सवाल करने की? कितनी जहरीली है हमारी मीडिया और कितने जहरीले हैं हमारे नेता, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। यह है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सलमान निजामी। उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट से पहले मैं आपको सफूरा जरगर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सफूरा जरगर जो कि जामिया से जुड़ी हुई हैं, नागरिकता बिल के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, गर्भवती हैं और इन्हें तिहाड़ भेज दिया गया। किसी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि एक गर्भवती महिला को तुमने जेल में भेज दिया। इसके चेहरे का यह दर्द, इसके चेहरे की रुताली तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। कांग्रेस के एक नेता यह ट्वीट करते हैं कि सफूरा जरगर जो हैं वो गर्भवती हैं, जेल में हैं, मगर नफरत फैलाने वाले नेता कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने दंगे को भड़काया था वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसके जवाब में यह शख्स क्या बोलता है कि इंसानियत शर्म हो जाए। उसने कहा कि प्लीज डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विद माई स्पीच, इट डजंट वर्क दैट वे। यानी कि मेरे भाषण देने से वो गर्भवती नहीं हुई। इंसान एक हद तक गिर सकता है। हमें लगता है कि एक इंसान एक हद के बाद नहीं गिरता है। आपकी दिक्कत किसी के सोच से हो सकती है, किसी के विचारों से हो सकती है, मगर कम से कम इंसानियत के नाते आप किसी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। किसी गर्भवती महिला के बारे में आप इतनी ओछी बात नहीं कर सकते हैं। मगर यह जहर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता उगलते हैं बल्कि मीडिया भी उगलती है। और कभी कभी मीडिया जाने अनजाने में अपना आत्ममंथन कर लेती है। मसलन इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन्स पर है, जो ये पत्रकार जिसने तिहाड़ में जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, वो क्या कह रहा है? मिलिए देशद्रोही वायरस से। और नीचे किसकी तस्वीर है आप खुद देख लीजिए। मुद्दा यहां सिंपल ये है कि आप न सिर्फ ये जहर फैला रहे हैं बल्कि आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से भटकी हुई हैं और देश की जनता को भी पता नहीं इसकी परवाह है भी या नहीं। क्योंकि हो क्या गया है, जैसे एक जमाने में रोम में क्या हुआ करता था,
जनता के लिए कोलोसियम बना दिए गए थे, स्टेडियम्स बना दिए गए थे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस स्टेडियम के अंदर अलग अलग किस्म के मुकाबले होते थे। रोम के जो शासक थे जनता को वहां इकट्ठा करते थे और उस स्टेडियम के अंदर जानवरों और इंसानों, इंसानों और इंसानों और जानवरों में लड़ाई होती थी। यानी कि मान के चलिए हमारे टीवी चैनल्स कोलोसियम के अंदर उन्हीं मुकाबलों का काम कर रहे हैं और जनता का ध्यान इसी तरह से हमारे शासकों ने भटकाया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जब रोम के शासक कोलोसियम में जनता का ध्यान भटकाते थे। आज मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे। रविवार के दिन आपको याद है पुष्प वर्षा की गई थी हमारे कोरोना के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में। किसी और ने नहीं बल्कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी सेना ने उनके सम्मान में पुष्प वर्षा की थी। मैं ये नहीं भूला हूं कि इसी रविवार को मेरे 5 जवान शहीद भी हो गए हंडवाड़ा में, जिसमें 1 कर्नल और 1 मेजर है। इन 5 तस्वीरों पर गौर कीजिए। आज ये हमारे बीच नहीं है और अजीबोगरीब विडंबना है कि इनकी शहादत उसी दिन हुई जिस दिन हम कोरोना के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में पुष्प वर्षा कर रहे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना के पास जो सोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जो मैन पावर है, हमारी सेना उनका सार्थक इस्तेमाल करके लोगों की मदद कर सकती है। यही नहीं, वो भूखे और असहाय मजदूरों को संगठित तरीके से ट्रांसफर कर सकती है। मगर अगर पुष्प वर्षा और फ्लाई पास्ट करना ही सेना का सही इस्तेमाल है तो जैसी इनकी इच्छा। यह बात कोई और नहीं बल्कि एडमिरल अरुण प्रकाश कह रहे हैं, यानी कि वो शख्स जो हमारे आर्म फोर्सेस में था, जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में था, वो शख्स जिसे वीर चक्र हासिल है। अब क्या आप इन्हें भी देशद्रोही बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा संवाददाता जो कि आर्मी में कर्नल तक रह चुके हैं, अजय शुक्ला, ये आर्मी में कर्नल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आई एम वरिंग दैट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड विद दिस तमाशा। इस तमाशे के जरिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ध्यान भटकाया जा रहा है। On a day that 5 soldiers, including 2 fine officers, were killed by militants who got away. आतंकवादियों ने हमारे 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 2 ऑफिसर्स शामिल थे और वो आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब रहे। This follows the killing of 5 commandos by militants recently. यानी कि इससे पहले हमारे 5 कमांडोज को मिलिटेंट मार चुके हैं। इज नौटंकी इरोडिंग आर कॉम्बैट एज। यानी कि इस तरह का ड्रामा, क्या इस तरह की नौटंकी से भारत की सैन्य क्षमता की जो धार है वो कुंद हो रही है? ये कोई और नहीं बल्कि एक रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जो खुद आर्मी में रहा है वो ये सवाल उठा रहे हैं। क्या इन्हें भी तुम देशद्रोही कहोगे? कितनों को देशद्रोही कहोगे? कितनों का ध्यान भटकाते रहोगे तबलीग की जमात के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर? मुद्दे तुम्हारे सामने मुंह बाहे खड़े हैं मगर तुम अपनी आंखें मूंदे खड़े हो। खैर, न्यूज चक्र में मेरा कर्तव्य था कि आपके सामने इन तमाम मुद्दों को लाना। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।